हेलो फ्रेंड्स। पिछले 3 पार्ट्स में हमने देखा कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई। फिर हमने देखा कैसे ट्रेड धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बदली, और फिर कैसे मिलिट्री पावर, डिप्लोमेसी, इंडियन डिसयूनिटी और स्मार्ट प्लानिंग की वजह से कंपनी पूरे इंडिया की सबसे पावरफुल फोर्स बन गई। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सक्सेसफुल थी तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके अफेयर्स में डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना क्यों शुरू किया? एक प्राइवेट कंपनी को इतनी पावर देना क्या सेफ था? और इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक मोर डायरेक्ट कंट्रोल? स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है और इसके 3 मेजर रीजंस हैं: ट्रेड, सिक्योरिटी और करप्शन। बस ये 3 हेडिंग्स याद रख लो, पूरा आंसर याद हो जाएगा। सबसे पहला रीज़न, ट्रेड यानी मनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा था, ठीक है, ये एक कंपनी है जो ट्रेड करेगी और प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी की अर्निंग्स इतनी ज़्यादा होती गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि इंडिया सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं, बल्कि ब्रिटिश इकोनॉमी का बहुत वैल्यूएबल हिस्सा बन चुकी है। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी वेल्थ सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल में रहे। इसीलिए पार्लियामेंट ने कंपनी के अफेयर्स पर ज़्यादा नज़र रखना शुरू कर दी। यानी जितना बड़ा बिजनेस होता गया उतना ही गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। अब दूसरा रीज़न, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। उस वक्त रशिया भी सेंट्रल एशिया की तरफ एक्सपैंड कर रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि अगर रशिया अफगानिस्तान तक आ गया तो उसके बाद इंडिया भी डेंजर में आ सकता है। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया की सिक्योरिटी को सिर्फ कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। फॉरेन पॉलिसी में गवर्नमेंट को खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा। इसी सोच ने आगे चलकर अफगानिस्तान की तरफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ को भी शेप दिया, और इसी टॉपिक को हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल डेंजर ही प्रॉब्लम नहीं था, अंदर भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स बहुत अमीर हो रहे थे, कुछ लोग ब्राइब्स ले रहे थे, कुछ अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहे थे। और ब्रिटेन में लोग सवाल करने लगे, आखिर ये कंपनी इंडिया को गवर्न कर रही है या सिर्फ अपनी पॉकेट्स भर रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के काम पर क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल और मजबूत कर दिया। यानी कंपनी पावरफुल ज़रूर थी, लेकिन अब उसे जवाब भी देना पड़ रहा था। अब आता है एक बहुत फेमस टॉपिक, रेलवेज़। स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है, ब्रिटिश बिल्ट रेलवेज। लेकिन एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपको रीजंस भी आते हैं। सबसे पहला रीज़न, ट्रेड। रेलवेज़ की वजह से कॉटन, जूट, टी और दूसरा रॉ मटेरियल बहुत जल्दी पोर्ट्स तक पहुंचने लगा, और पोर्ट से सीधा ब्रिटेन एक्सपोर्ट, यानी ब्रिटिश प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा रीज़न, आर्मी। अगर किसी एरिया में रिबेलियन हो जाए तो सोल्जर्स को जल्दी पहुंचना ज़रूरी होता है। रेलवेज़ ने ये काम बहुत आसान बना दिया। पहले जहां वीक्स लगते थे, अब सोल्जर्स कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे। यानी रेलवेज़ सिर्फ ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं था, ये ब्रिटिश कंट्रोल को और मजबूत करने का भी एक टूल था। तीसरा रीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स पूरे इंडिया में आसानी से ट्रैवल कर सकते थे, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जल्दी इंप्लीमेंट होने लगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, और पूरे सब कॉन्टिनेंट को गवर्न करना पहले से बहुत आसान हो गया। एक और रीज़न भी याद रखिए, फेमाइन। जब किसी एरिया में फेमाइन यानी कहत पड़ता है तो रेलवे के ज़रिए फूड दूसरे प्रोविंसेस से जल्दी भेजा जा सकता था। यानी रेलवे का एक ह्यूमैनिटेरियन यूज़ भी था। लेकिन एग्जाम में हमेशा बैलेंस आंसर लिखना। रेलवेज़ ने इंडियंस को भी बेनिफिट्स दिए, लेकिन ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा उन्हें अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए डेवलप किया। और स्टूडेंट्स, ब्रिटिश सिर्फ फोर्स से रूल नहीं करना चाहते थे, वो सपोर्ट भी हासिल करना चाहते थे। रेलवेज़ की वजह से आम लोगों का सफ़र आसान हुआ, फैमिलीज़ एक शहर से दूसरे शहर आसानी से जा सकती थीं, ट्रेड इंक्रीज़ हुई, और कई इंडियंस ने रेलवे को एक यूज़फुल डेवलपमेंट के तौर पर भी देखा। यानी ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी रहे थे और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए अपनी हुकूमत को भी मजबूत कर रहे थे। अब 1 मिनट के लिए पूरी कहानी को देखिए। 1498 यूरोप इंडिया का सी रूट ढूंढता है। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। 1608 कंपनी इंडिया आती है। 1612 ट्रेड की परमिशन मिलती है। धीरे धीरे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा कंपनी के सेंटर्स बन जाते हैं। फिर मुगल एम्पायर डिक्लाइन करती है, कंपनी पॉलिटिक्स में एंटर करती है, बैटल्स जीतती है, अलाइंसेस करती है, टेरिटरीज कॉन्कर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और धीरे धीरे एक ट्रेडिंग कंपनी इंडिया की सबसे पावरफुल अथॉरिटी बन जाती है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये प्लानिंग, पेशेंस और अपॉर्चुनिटी को पहचानने की कहानी है। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। अब कंपनी बहुत पावरफुल बन चुकी थी, लेकिन अब ब्रिटिश एक्सपेंशन और भी तेज़ होने वाली थी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और कैसे एक एक करके पूरा सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनता गया। यानी अब तक हमने ट्रेलर देखा था, अगली वीडियो से पिक्चर शुरू होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और सीखते जाएं।